लौटते नहीं, जो गए सदा के लिए गए। हर नया दिन एकदम नया होता है, नई संभावनाएं लिए, नई आशाएं लिए, नए संदेश लिए। अतः जो व्यतीत हुआ वही अतीत हो जाता है। नाश जितना अवसंभावी है, निर्माण भी उतना ही अवसंभावी। अतः जो अतीत हो गया उसकी चिंता न कर, उसके खंडहरों से नवनिर्माण, नवीन कल्पना का सृजन करना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि नवीन निर्माण करना ही हमेशा से मानव जीवन की शाश्वत चेष्टा रही है। नालंदा, जहां विद्या का क्षेत्र अनंत था, जिसकी कहीं कोई समाप्ति नहीं थी, जहां विद्यार्थी एवं अध्यापक स्वाध्यायी स्वभाव के कारण निरंतर ज्ञान के सूक्ष्म एवं गूढ़तम रहस्यों का समाधान खोजते रहते थे। तो आइए नालंदा के इन भग्न हृदय में सोई युगों की संचित वेदना का आत्मसात करें। सुशीतल सांध्य समिरण की मधिर अलस थपकियों से उनींदी आंखें लिए, कौन तुम यहां आए? भग्न हृदय जर्जर इस प्राचीन भवन के द्वार, फिर गए क्यों ठहरे यहां? क्या मिलेगा तुम्हें नीले इस तारक खचित नभ के नीचे? निर्निमेष काल के सतत प्रवाह को टुकुर टुकुर देखता खड़ा जो है, खंडहर भर उससे संदेश कौन सुनता है? आज सब अपनी अपनी कहते हैं। जाओ, बौने हो तुम सभी मेरी ईंटों की तुलना में। कभी बड़ा विनयी था मैं, नम्र और अवनत, किंतु आज रुक्ष हूं, रुष्ट नहीं तुमसे, जो बौने हजारों हैं, हजारों हुए इन सदियों में। अहंकार मद से उन्मत्त रौंदा भग्न किया मुझे, जो कभी विधाओं का सर्वोन्नत एक केंद्र था।
सुन रहे हो ना, मेरी ईंटों से निसृत होती ये पावन ध्वनियां। आहा, क्या दिन थे वे, जब प्रातः सायं मेरी दीवारें इन पावन प्रतिध्वनियों से मुखर हो जाती थी। परंतु मेरे लिए तो ये अतीत ही है ना। इसी जगह वर्धमान महावीर ने गौशाला से भेंट की थी और अपने जीवन के 14 वर्ष यहां व्यतीत किए। किंतु मेरी प्रसिद्धि तो शाक्य मुनि के चरण रज प्राप्त करने के कारण ही अधिक हुई। भगवान अनेक बार अपने परम प्रिय शिष्य आनंद के साथ यहां के आम्रवन में ठहरे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए अपना जीवन ही अर्पित कर दिया था। मौर्यों, गुप्तों और मौरवारियों सभी ने यहां मठ निर्माण के साथ दान और अपना संरक्षण दिया। धीरे धीरे ये मठ केवल बौद्ध धर्म पर विचार आचरण के लिए ही नहीं रह गए, प्रत्युत शिक्षा और ज्ञान के केंद्र बन गए। परंतु नालंदा के वास्तविक महत्व को विश्व ने सन 414 ईस्वी में कुमार गुप्त के शासनकाल में माना, जहां सन 637 ईस्वी में नरसिंह गुप्त बालादित्य के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री युआन च्वांग आया तो एक विद्यार्थी बनकर, परंतु एक युग के बाद शिक्षक के रूप में वापस निकला। इसकी भव्यता एवं सुंदर अलंकरणों का बखान करते युआन च्वांग कभी नहीं थका। तुम्हें आश्चर्य होगा, मेरे इस प्रांगण में 6 विशाल मठ बने थे, जिनमें 5 तो गुप्त राजाओं द्वारा और 1 सम्राट हर्षवर्धन ने बनवाया था। मेरा विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर लंबाई में फैला था, जबकि पूर्वी ओर विहारों की कतारें और पश्चिम दिशा में छोटे छोटे स्तूपों से घिरे मंदिर थे। मेरे 11 विहारों में 9 तो एक ही पंक्ति में बने थे। जिनका प्रवेश मुख पश्चिम की ओर है, जबकि अन्य 2 विहार दक्षिण की ओर समकोण पर बने हैं। जानते हो, ये सभी विहार अपने उसी मूल स्थान पर बिना किसी परिवर्तन के बार बार बनाए गए। कभी तो केवल पुराने फर्श पर ही नया फर्श बना, पर कभी किसी राजा ने मेरे पुराने जर्जर शरीर पर नए विहार का निर्माण किया। कभी कभी तो मेरी पुरानी दीवारों को नींव के रूप में भी प्रयोग किया गया। मेरे विहारों में तब एक ऊपरी मंजिल भी होती थी।
सीढ़ियां प्राकृतिक प्रकाश से आलोकित रहती थी। पीने के लिए कुएं आंगन के अंदर की दीवारें पक्की ईंट की थी, जबकि बरामदा के खंभे पत्थर के थे। मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण ये मंदिर, जो 6 क्रमिक पुनर्निर्माण का परिणाम है। अपनी पहली 3 अवस्थाओं में यह मंदिर सामान्य आकार में था, किंतु बाद की अवस्थाओं में इसे यह विशेष आकार प्राप्त हुआ। इस मंदिर की पहली 3 अवस्थाएं, जिनकी नींव पर 6ठी शताब्दी में बनाई गई, ये 5वीं अवस्था आज भी सबसे अच्छी हालत में है। मंदिर के चारों कोनों पर स्तूप थे, जिनके चबूतरों, सीढ़ियों और विशेष रूप से निर्मित आलों में विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध, पद्मपाणि और मैत्रेय आदि की प्रतिमाएं रखी थी। स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण ही यहां होता था। देश विदेश से ज्ञान पिपासु अध्येता यहां शिक्षण प्राप्त करने आते थे। तब यातायात की सुविधा ना थी, किंतु कितनी प्रचंड रही होगी उनकी ज्ञान पिपासा। यहां बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त वैदिक तथा अन्य विषयों के साथ साथ साहित्य की भी शिक्षा होती थी। तंत्र संबंधी क्रिया यहां एक विशेष विषय था। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों को विशेषज्ञों की एक परिषद, जिसे द्वार पंडित या द्वारपाल कहते थे, के सम्मुख कठिन परीक्षा देनी होती थी, जिसमें सफल होने पर ही विद्यालय में प्रवेश मिलता था। इस कठिन परीक्षण के बाद भी मेरे इस प्रांगण में 10,000 छात्र 3,000 योग्य शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करते थे। बिहार का कार्यकाल 8 घंटे का होता था। प्रातः और अपराह्न 2-2 घंटे और मध्याह्न में 4 घंटे काम करना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होता था। परंतु यदि कोई विद्यार्थी अपनी विद्वता का उल्लेखनीय प्रमाण किसी भी क्षेत्र में देता था, तो उस विद्यार्थी को शारीरिक श्रम से मुक्ति मिल जाती थी। यहां इन कमरों में रहते थे छात्र। कमरों का आवंटन वरीयता के आधार पर होता था। छात्रावास प्रांगण में कमरे चारों तरफ बने थे, जिनके आगे बरामदा था। कमरे में सोने के लिए पक्के चबूतरे थे, जबकि
बीच आंगन में भोजन बनाने के साथ साथ अन्य क्रियाकलाप होते थे। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए रत्न सागर, रत्नोदादी और रत्न रंजक नाम की 3 विशाल पुस्तकालय थी, जिनमें 18 संप्रदायों के ग्रंथों का विशाल संग्रह था। धर्म और विज्ञान की पुस्तकों के अलावा संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा की पुस्तकें भरपूर मात्रा में थीं। रत्नासागर पुस्तकालय भवन 9 मंजिल था, जिनमें अनमोल धर्म ग्रंथ संग्रहित थे। तो ये थी मेरी गौरव गाथा। परंतु मेरा भाग्य सूर्य जब मध्य आकाश में पहुंचा तो इसे तिरोहित तो होना ही था। लगभग 1000 वर्ष के अस्तित्व के बाद बौद्ध धर्म के विभिन्न शाखाओं में बंट जाने, आंतरिक द्वेष, कलह, प्रपंच सभी फूट पड़े और धीरे धीरे मैं जड़ होने लगा। पाल राजाओं के बाद राज्य संरक्षण का अभाव होने लगा। कुमारिल और शंकर के दार्शनिक आक्रमणों से बौद्ध धर्म खंडित होने लगा। बौद्धिकों की आस्था उठने लगी। शेष रहा मैं, ईंटों का ढांचा। आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी और अंत तो गतवा बख्तियार खिलजी ने 1205 ईस्वी में मेरी काया तोड़ फोड़ दी। भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। मेरे तीनों पुस्तकालयों में आग लगा दी गई। मेरी दग्ध काया से धरती मां द्रवित हुई। धीरे धीरे मुझे अपने आंचल में समेट लिया और मैं लंबी निद्रा में सो गया। अब तो मैं देश मात्र हूं, निर्जीव, खंडहर, उजाड़ और ध्वस्त। नाश, निर्माण भी उतना ही। अतः प्रेरणा ग्रहण कर नव भान करो।
जय तुम्हें शत नमन हमारा, शत नमन हमारा।